Now we'll move on with the questions. We'll start with the first question. A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field in 4 orientations. Arrange them in decreasing order of potential energy. So basically current carrying loop है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, जिसमें इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में अरेंज करनी है. तो as I explained before, basically the concept of potential energy is only applicable in a uniform magnetic field, right? Yeah. Okay. So how do we solve this question? It's basically an easy question. Okay. तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. देखते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. Right. तो यहाँ पे देखते हैं लूप क्योंकि सेम है उसका आई भी सेम होगा. Okay. इसलिए माइनस इसको हम लिख सकते हैं माइनस मॉड एम डॉट मॉड बी कॉस थीटा. Okay. तो एम दोनों का सेम होगा, बी भी सबका चारों का सेम होगा. Right. तो बेसिकली जो हमें कंपेयर करना होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा. तो माइनस कॉस थीटा जिसका ज्यादा होगा उसी का पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा और उसी के अकॉर्डिंग. तो हम माइनस कॉस थीटा ही कंपेयर करते हैं सबके लिए. और थीटा यहाँ पे एंगल है एम और बी के बीच में. Okay. तो पहले केस में देखते हैं कॉस थीटा 180 डिग्री है, तो माइनस कॉस 180 डिग्री. Right. कॉस 180 होता है माइनस 1. Okay. तो माइनस कॉस 180 1 आ जाएगा. All right. उसके बाद देखते हैं बी का. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा क्योंकि माइनस कॉस 180 की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है. Okay. बी के केस में देखते हैं हम, ये 90 डिग्री है और कॉस 90 हम जानते हैं 0 होता है. Right. तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. Okay. इस केस में थीटा 90 डिग्री से कम है, माइनस कॉस थीटा. अब माइनस कॉस थीटा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, Right. पॉजिटिव लेस देन 1, बट क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू आएगी समवेयर बिटवीन माइनस 1 से 0. Okay. ठीक है. और लास्ट वाले केस में थीटा 90 से ज्यादा है और 180 से कम है. तो इस केस में जो हमारा थीटा आएगा, जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी. Okay. लेकिन उससे माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. Okay. तो इस केस में माइनस कॉस थीटा आएगा, मतलब बिलोंग्स टू समवेयर बिटवीन 0 to 1. All right. तो फाइनली अगर हम अरेंज करें इनको ऑप्शंस के वाइज तो आएगा ए, उसके बाद डी जो कि 0 से 1 में. Right. ए मैक्सिमम था 1, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन 0. न्यूमेरिकली हम अरेंज करें. उसके Right. बाद जो नेगेटिव में होगा सी. Okay. So we have to arrange the potential energy in the decreasing order over here. Basically we'll apply it's a very simple question जहाँ पे Yes. हम directly formula लगा सकते हैं और इसका वैल्यू जो डिपेंड करता है वो माइनस कॉस थीटा के ऊपर आ जाता है फाइनली. So we'll look at the answers basically, which whether for the option A it's A1 which is the max, and C का जो है जहाँ पे cos थीटा थीटा 90 डिग्री से लेस है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेस देन 1 होती है. हाँ, बिकॉज माइनस लगा है तो ये पूरा नेगेटिव होके माइनस 1 से 0 के बीच में हो जाएगा. राइट. तो माइनस 1 to 0 का जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है इट्स द लीस्ट ऑफ दिस. सो द फाइनल आंसर इज ए इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी. ओके. और इसी ऑर्डर में ये लोग अरेंज होंगे ए डी बी सी. राइट. बिकॉज डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था. ओके. सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's move on to question number 2. The question given is find the magnitude and direction of force on the loop. We are given a current carrying loop ABCD, in which the direction of flow of current is in the clockwise direction, and it's placed next to infinite current carrying loop carrying wire carrying current I at a distance of d1, where the closer part of the loop is AD is at a distance of d1 from the wire, and the further part BC
is at a distance of d2. So the sides are of lengths B and A, where AB is B and BC is equal to A. So can you explain how do we find the magnitude and direction of force in the loop? Yeah, so the loop is an object ABCD. Okay. To find the magnetic force, Right. first we note that we can find, first we look at the particular segments. So Okay. that AB, force on AB and force on BC, force on CD and force on DA Right. will be equal. If we sum all these forces, then it will be equal to the force on the loop. Okay. So we have to note something here. See, if we look at AB, if we look at a particular point P on AB, Right. and just below it we look at a particular on P dash All right. on DC. In this, the force will be the magnetic field will be the same at Okay. P dash and P. Because of the because- distance. Yeah, because the distance from the current carrying wire is same, and as we saw, it dependent only on distance. Right. But because the current is in this direction in one, and it is in the opposite direction in the other one, so for any point P on AB, the corresponding force on the point P dash will be opposite. So Okay. if we go on adding force on AB plus force on DC, Right. this will come out to be 0. अच्छा. तो फाइनली जो हमारे पास बचता है उस पर हम निकालेंगे फोर्स ऑन AD प्लस फोर्स ऑन BC. इससे हमारा पूरा फोर्स लूप पे निकल आएगा, क्योंकि AB पे जो फोर्स आ रहा है उसका अपोजिट फोर्स DC पे आएगा, Okay. तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास AD और BC ही बचेगा. Okay. तो इस पे शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं B मैग्नेटिक फील्ड AD पे क्या होगी. तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I बाय 2 पाई D1. ठीक है, Right. तो ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड हो गई. अब अगर हमें फोर्स ऑन AB निकालना है, जैसा कि हमने देखा था उस क्वेश्चन में जिसमें दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स थे, अगर वो पैरेलल होते हैं, करंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है. I'm sorry, we are looking at AB here. ओ सॉरी फोर्स ऑन AD एक्चुअली. Right. मैग्नेटिक फील्ड एट AD म्यू नॉट I बाय 2 पाई D1. जी. फोर्स ऑन AD होगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई D1 इनटू L. फोर्स होता ILB, तो I तो ये हो गया, इसका करंट है स्मॉल I Right. होल इनटू इसकी जो लेंथ थी वो होगी A. Okay. ओके, तो और ये फोर्स क्योंकि AD और कैपिटल I सेम डायरेक्शन में है करंट, तो ये अट्रैक्टिव होगी. इसका मतलब कह सकते हैं कि इसको अगर XY प्लेन में माने तो माइनस I कैप की तरफ. All right. और अब हम देखते हैं फोर्स ऑन BC. इसी तरह से होगी म्यू नॉट I बाय 2 पाई D2 होल इनटू I होल इनटू A, क्योंकि ये D2 डिस्टेंस पे है, लेकिन ये फोर्स जो होगी Okay. बिकॉज ये अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमने देखा था रिपल्सिव होती है जब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं वायर्स और पैरेलल होते हैं. Okay. तो ये I कैप के डायरेक्शन में हो जाएगी. Right. तो जो नेट फोर्स आएगी हमारी वो आएगी FAD प्लस FBC इक्वल्स म्यू नॉट I A बाय 2 पाई 1 बाय D1 माइनस 1 बाय D2. क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी थी, फोर्स ऑन AD ज्यादा थी, क्योंकि Right. D1 इज लेस देन D2, Okay. इसलिए ये नेट फोर्स आ जाएगी. और इसका डायरेक्शन क्या होगा, AD का डायरेक्शन होगा जो कि लेफ्ट में, दैट इज माइनस I कैप, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा होगा. तो Right. ये हमारा फाइनल आंसर है. All right. So that was a question where we had to find the magnitude and direction of force on the loop
we were given a square, a rectangular loop which is placed next to a current infinitely long current wire. carrying wire. Right. So इस पे हमने Ampere's law का application लगाया था, right? So the two elements of the loop that are perpendicular to the current carrying wire, AB and DC, right? Yeah. So the force acting on them is acting in equal and like opposite directions, and this gets cancelled out. And we look at the other elements AD and BC, and we find out the force on them through the Ampere's law, and we finally do the summation for them, and the final answer that we get for the loop is the force, yes. So the final answer that we get for the force is mu naught IA by 2 pi 1 by d1 minus 1 by d2 acting in the negative I, that is the left direction. Right. So now we'll move on with question number 3. A long insulated copper wire is closely wound as a spiral of n turns. The spiral has an inner radius of A and outer radius of B. The spiral lies in the xy plane and a steady current I flows through the wire. The z component of magnetic field at the center of the spiral is. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है. बेसिकली सवाल ये पूछ रहा है कि एक लंबा सा एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिससे स्पाइरल बनाया गया है n टर्न्स वाली, और स्पाइरल का इनर रेडियस है A और आउटर रेडियस है B. स्पाइरल को xy प्लेन में रखा गया है और एक स्टेडी करंट I पास किया जा रहा है. तो हमें ये पता करना है कि जो z कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर ऑफ द स्पाइरल पे, ये क्या है. तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं. पहले तो हम एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन को. तो इसमें हम देखते हैं पहले लुक में कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें स्पाइरल का या कोई डिस्क्रीट सेट्स दिए हुए हैं उनका सेंटर पे निकालना पॉसिबल नहीं है. राइट. बट इस क्वेश्चन में देखेंगे एक वर्ड है क्लोजली वूंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कॉइल्स क्लोजली वूंड होंगे तो वो बेसिकली मोर और लेस कंटिन्यूअस वे में अरेंज होंगे. ओके. इसलिए उनके पूरे अरेंजमेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सेट ऑफ लूप्स में. Okay, so we'll look at it from a point of view of a circular loop. Yeah, we try to basically use it in a way that we know the formula of, and we try to treat them as continuous. Okay. So that we can and we have n turns, so we can find the particular current between an element between a distance r and dr. Right. R and r plus dr. Okay. And so through that we can basically find the magnetic field at the center, and we can integrate that all from A to B to find the magnetic field through the complete spiral. Correct. So शुरू करते हैं हम. Take it as a collection of many loops. तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखते हैं कि magnetic field B at the center of a loop. Okay. ये होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, जहाँ पे r रेडियस है. जी. अब टोटल टर्न्स हमारे पास हैं n. टोटल n टर्म्स है हमारे पास. तो अब इसको हम किसी ऐसी यूनिट में कन्वर्ट कर सकें ताकि हम कंटिन्यूअस मान सकें इन्हें. Okay. तो हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ. All right. And can you explain why we do this? This is basically the main step because if we don't introduce this, then there is no way in which we can basically convert or assign a particular length and relate it to a term. Okay. So because we know that for one turn this will be mu naught I by 2r. Right. So for n numbers term of turns or loops, it can be n into mu naught I by 2r. Okay. So through this basically we arrive at that analogy that we are converting it into a set of loops. Correct. So turns per unit length will be n divided by b minus a because it stretches from A to B. The inner radius OA is A and OB is B. Okay. So the number of turns
between a radius r and r plus dr is basically this was the turns per unit length, and now we find the number of turns between radius r and r plus dr. So we just multiply this by dr, Right. and divide by b minus a into dr. Okay. So this gives us the number of turns we have. So now we find the magnetic field. The magnetic field can be found by integrating over all the turns we have, like all the number of turns from A to B. Okay. So for a particular turn, this is the magnetic field. We have mu naught I by 2r into n by b minus a into dr from A to B. This was the number of turns, Right. and magnetic field for this turn would have been mu naught I by 2r whole into n by b minus a whole into dr, Right. because the number of turns into the magnetic field at that point, that would G. be dB. So because of these, if we integrate this, we get the whole magnetic field. So dr by r would result in log r. Okay. We get mu naught I n by twice of b minus a ln r from, this is the constant, Right. ba. Our final result is mu naught I n by twice of b minus a ln b by a. Okay. So, to answer this question, we start off with this formula for the magnetic field at the center of a loop, and then we divide the spiral as a continuous loop, Yeah. right? So, which has a total number of turns n, and then we introduce the concept of turns per unit length. Can you just explain again, like why we do this, like why we do this step? Yeah, see, basically when we say that B at the center of our loop, we mean that B at the center of one loop is mu naught I by 2r. Okay. So just imagine that if we place another loop over it Right. continuously, so that will be mu naught I by 2r into 2. So Okay. basically if we have n loops with almost the same configuration, G. then we can say n into mu naught I by 2r is the magnetic field at the center produced by them. Right. Now because we have a large number of loops here, Mhm. because we can construct it into a large number of loops, that is why we use turns per unit length, so that if we consider any continuous distance between r to dr, Right. so we can assign a particular number of turns to that, Okay. which when we incorporate in our formula and multiply by the particular magnetic field at that distance r, Right. then we get the dB, or basically the element of the magnetic field because of that at the center. Right. So this helps us in the process of integration when we go through the process of integration, is it? Yeah. Okay. So then we look at the terms between n and then radius r and r plus dr, and we get this formula wherein b is equal to integration of mu naught I by 2r n by b minus a dr. We integrate it over the limits a to b, and so we get the final answer for this question as mu naught I n by 2 b minus a log of b by a. So that's the end of question number 3.